विस्तार से खबरों को जानने की शुरुआत करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से। उदयपुर से यह बड़ी खबर मिल रही है। रेलवे स्टेशन के पास दो पक्षों में खूनी संघर्ष की खबर है। बताया जा रहा है कि मामला पुरानी रंजिश का है, जिसको लेकर आज शुरू हुआ विवाद बढ़ते बढ़ते खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। एक महिला समेत एक महिला और 2 युवक इस संघर्ष में घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और दौसा से बड़ी खबर है, अवैध रिफिलिंग पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सूचना के बाद डीएसओ की टीम ने छापा मारा। अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते आरोपी को धर दबोचा। देखिए, मौके से 3 वाहन बरामद किए गए। रसद विभाग और पुलिस ने 8 सिलेंडर भी बरामद किए हैं। सदर थाना क्षेत्र के जीरोता में अवैध रिफिलिंग की जा रही थी, जहां छापा पड़ा। सीकर हत्याकांड मामले में नागौर में धरना शुरू हो गया है। जाट समन्वय समिति की ओर से नागौर कलेक्ट्रेट पर धरना देकर दोतीना निवासी ताराचंद की बेटियों को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। समिति अध्यक्ष शंकरलाल जाखड़ ने बताया कि ताराचंद कड़वासरा ने जमीन बेचकर 3 बेटियों को पढ़ाया। बता दें, सीकर गैंग वॉर में निर्दोष ताराचंद की गोली लगने से मौत हुई थी। सीकर कलेक्टर ने नीट की तैयारी कर रही बेटी को निःशुल्क एमबीबीएस करवाने और परिवार को आर्थिक संबल देने की घोषणा की थी, लेकिन ताराचंद की बेटियां अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। उन्हें प्रशासन और सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा। एमबीबीएस की डिग्री दी जाएगी और साथ ही परिवार को संबल प्रदान करने के लिए जो है वो वित्तीय सुविधा भी दी जाएगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाह रहा हूँ कि आज दिनांक तक सरकार की तरफ से कोई किसी तरह से सहायता नहीं मिली है। उस बिटिया का प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर दाखिला हो गया, लेकिन वो प्रवेश भी जो है वो पिताजी के माध्यम से या कुछ हम जैसे लोगों के माध्यम से जो संचित निधि थी उसके माध्यम से दाखिला दिलाया है। हमारी मांग ये है कि उस बच्ची की शिक्षा जो है वो निःशुल्क होनी चाहिए। भरतपुर के कच्चा परकोटा क्षेत्र में रह रहे 2000 परिवारों को अब जाकर पट्टा मिलने की राह खुली है। मंत्री सुभाष गर्ग ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि यूडीएच मंत्री की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में कच्चे परकोटे में रह रहे परिवारों को पट्टा देने का फैसला हुआ है। क्षेत्र में 2013 से पहले के निवास करने वाले परिवारों को पट्टा दिया जाएगा। उनको अपनी रिहाइश का सबूत देना होगा। इस फैसले में पूर्व में दिए गए हाईकोर्ट के फैसले का भी ध्यान रखा जाएगा। भरतपुर में कच्चे परकोटे में रहने वाले करीब 2000 परिवारों के मामले को लेकर के आज एक बहुत महत्वपूर्ण वार्ता की गई है। मंत्री सुभाष गर्ग हमारे साथ में मौजूद है, जो मंत्री शांति धारीवाल है, उनके साथ में बैठक की गई है। क्या फैसला हुआ, बातचीत करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण मामला था, काफी लंबे समय से अटका हुआ था। क्या निष्कर्ष निकला? आज बहुत अहम बैठक हुई, कौन कौन लोग शामिल? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे भरतपुर की जो समस्या है वो बड़ी काफी पुरानी समस्या थी। कच्चे परकोटे पर करीब 2000 परिवार जो गरीब लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन्होंने अपने आवास या मकान बना करके रह रहे हैं। तो उनका कोई गली नहीं निकल रही थी, उनका नियमन कैसे किया जाए। कभी एएसआई आ जाती है, कभी ये हो जाता है कच्चे परकोटा विरासत का मामला है इसलिए नियमन नहीं किया सकता। कई बार रेट को लेकर के दिक्कतें आएंगी। तो उसको लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक शांति धारीवाल जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें यूडीएच डिपार्टमेंट के लोग, एलएसजी डिपार्टमेंट के लोग, प्लस हमारे भरतपुर के यूआईटी नगर निगम के अधिकारी, मैं स्वयं वहां उपस्थित थे। सारा चीजों को तर्क के साथ बताया गया। ये वर्षों से लोग रह रहे हैं, इसको घनी आबादी मानते हुए 69A के तहत इनको पट्टे दिए जाएं। माध्यम से ये कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ 3-4 इश्यू और थे, जिसमें अनिरुद्ध नगर के बारे में भी चर्चा हो गई है। उस पर डबल एजी की राय मांगी गई है। जैसे ही डबल एजी की राय अनुकूल आती है तो अनिरुद्ध नगर में भी वर्षों से रुके हुए पट्टे का काम है वो शुरू हो सकेगा। लगता है आपको मिल जाएगा? मेरे को उम्मीद है। मैं तो चाहता हूं कि 1 माह के भीतर इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए यहाँ से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, आदेश जारी हो जाएगा इस कच्चे परकोटे का। और निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ लोगों को जल्दी ही राहत
स्पेशल कैंप लगा करके और ये पट्टे नगर निगम के माध्यम से दिए जाएंगे। तो भरतपुर से जुड़े जो आवासीय मामले थे उन तमाम मसलों के अंदर बड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। खासतौर पर जो कच्चे परकोटे से जुड़े 2000 परिवारों का मामला था, हाईकोर्ट के आदेश का भी जो है खास ख्याल रखा जाएगा। बस 10 साल की रिहाइश का कोई वहां पर सबूत देना होगा। उसके बाद में जैसा कि मंत्री जी बता रहे हैं, करीब 1 महीने के अंदर अंदर जो है आप देखिए कि ये पट्टा वितरण शुरू हो जाएगा। 2013 से पहले के जो परिवार वहां पर रह रहे हैं उन तमाम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी कमियां कई लोगों की जान ले लेती हैं। दौसा से गुजर रहा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 भी जानलेवा साबित हो रहा है। गड्ढे वाली सड़क और हाईवे हमने खूब देखे, लेकिन दूर से शानदार हाईवे दिखाई दे और उसमें गड्ढों के बजाय उबड़ खाबड़ हो तो जानलेवा जरूर होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर हाईवे पूरी तरह डामर का नजर आता है, लेकिन वो उभरा हुआ रहता है, जिसके चलते दोपहिया वाहन चालक अनियंत्रित हो जाते हैं, डिवाइडर से टकरा जाते हैं, जिससे उनकी जान तक चली जाती है। दौसा में 2022 में कुल 285 लोगों की मौत हुई, 575 लोग घायल हुए। 2021 में 289 लोगों की मौत हुई, 553 घायल हुए। इसी तरह 2020 में 249 लोगों की मौत हुई, 521 घायल हुए थे। हम खड़े हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर। 2022 में इस हाईवे पर बड़ी संख्या में सड़क हादसे हुए, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि यह हाईवे एक मौत का हाईवे बन गया था। अब हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि इस हाईवे पर दुपहिया वाहन चालकों का चलना काफ़ी परेशानी भरा है और आए दिन दुपहिया वाहन चालक डिवाइडर से टकरा जाते हैं। इसके पीछे कारण है कि जो हाईवे है वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, जो बाइक चालकों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो वाहन जब जाता है तब ये अनबैलेंस हो जाता है और इसी कारण हादसे हो जाते हैं। हालांकि बार बार हो रहे हादसों के बाद शासन और प्रशासन ने कोशिश की कि यहाँ दुर्घटना के कारणों की जांच की जाए और उसके बाद में दुर्घटना के कारणों की जांच भी की गई। जांच में किलर पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, किलर पॉइंट इनको मिले हैं, लेकिन ये जो किलर पॉइंट हैं ये एसी गाड़ी से आकर चिन्हित किए गए हैं। ऐसे में जब कोई बाइक चालक आता है तब उसको परेशानी होती है कि यहाँ पर किस तरह का ये हाईवे है, क्योंकि सबसे अधिक मोटरसाइकिल इससे प्रभावित होती है और आए दिन प्रतिदिन इस हाईवे पर किसी न किसी व्यक्ति की जान चली जाती है। अधिकतर जो जान गंवाने वाले हैं वो बाइक चालक होते हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो तस्वीर है ये काफ़ी ऊंचाई का इलाका है और इसके यहाँ पर ये गाड़ियाँ अनबैलेंस हो जाती हैं और इसी के कारण ये हादसे होते हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। सरदार शहर के बीकानेर रोड स्थित 60 साल पुराने करनी माता और हंडिया बाबा मंदिर को हाईकोर्ट से हटाने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद प्रशासन मंदिर को हटाने की तैयारियों में जुट चुका था। शुक्रवार सुबह 6 बजे तहसील भर के प्रशासनिक अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम के नेतृत्व में कार्रवाई करने पहुंचे। मौके पर नगरपालिका टीम और बड़ी संख्या में हथियार बंद पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। मंदिर के चारों ओर अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन का पीला पंजा चलता दिखाई दिया। आसपास के श्रद्धालु मंदिर हटने की सूचना पर इकट्ठा होने लगे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया गया। हालांकि मंदिर को नहीं हटाया गया है, जबकि मंदिर के आसपास के लगभग 20 फुट के अतिक्रमण को हटा दिया गया है। पर हाई कोर्ट के आदेश है मंदिर को कहीं अन्यत्र शिफ्ट करने के, तो आज मंदिर को छोड़ते हुए मंदिर को कहीं भी कोई भी डैमेज नहीं करना है और स्ट्रक्चर जो रोड के बीच में आ रहा है, जो मंदिर के साइड में चबूतरे बने हुए थे, उनको हटाया गया है। मंदिर एकदम साफ सुथरा और सेफ है। मंदिर में माता करनी के मंदिर के कोई भी आंच नहीं आएगी। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पेपर लीक माफिया पर चला कानून का हथौड़ा। लाखों युवाओं के सपने तोड़कर बना करप्शन का किला। हनुमान बेनीवाल बोले सब्जी मंडी बन गया आरपीएससी। मंत्री ब्यूरोक्रेट्स को बचाने के आरोप। किरोड़ी बोले मामले की हो सीबीआई जांच।
सीबीआई जांच से धुलेंगे दाग। देखिए प्रदेश के सबसे बड़े सवाल पर प्राइम डिबेट मेरे साथ आज रात 7:56। कवि कुमार विश्वास आज भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित भीलवाड़ा महोत्सव के पहले दिन कवि सम्मेलन में शिरकत की। सुनने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा जिले से उनका पुराना नाता है। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री की टिप्पणी पर करारा जवाब दिया। कुछ भी महत्वपूर्ण खरीदना होता था तो भीलवाड़ा आते थे। तो कल मैं अपनी बेटियों से ये कह रहा था कि आज जो हमारे घर में सोफे हैं और कुर्सियां हैं तो उनके डिजाइनर्स हैं कि ये इस बार ले लो, रॉक का ले लो, इस बार इसका ले लो, एलजी का ले लो। लेकिन मेरे जीवन की जो पहली कुर्सियां मैंने प्लास्टिक की खरीदी थी, चाहत, वो मैंने शाहपुरा आके खरीदी थी। बीकानेर में आज 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की शुरुआत कार्निवल के साथ हुई। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन और जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कार्निवल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 3 दिवसीय उत्सव का आगाज हुआ। कार्निवल में देश प्रदेश की बहुरंगी संस्कृति की झलक दिखी। ये कार्निवल लक्ष्मी निवास पैलेस के आगे से होते हुए तीर्थम सर्किल, जूनागढ़ होते हुए पब्लिक पार्क पहुंचकर समाप्त हुआ। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने कहा कि इस बार 3 दिवसीय उत्सव पर कई नवाचार किए गए हैं। बार जो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल हम मना रहे हैं उसमें जो कई नई चीज जोड़ी गई, उसमें से सबसे बड़ी चीज एक और वापस जोड़ी गई है, जिसमें हम वापस रेत के धोरों पे लेके जा रहे हैं। पर्यटकों को
टूरिस्ट कैमल फेस्टिवल से जोड़ने के लिए हमने बीकानेर कार्निवल को एक नया रूप दिया है। पिछले वर्ष शुरू किया गया था। इस कार्निवल में बीकानेर की संस्कृति, कला और राजस्थान की संस्कृति को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया। Specifically for this festival, and it's better than I could have expected. Yeah, it's a fantastic atmosphere. लोहड़ी पूरे देश में उत्साह के साथ मनाई जा रही है। लोहड़ी के दिन देश भर के बाजारों में भी रौनक लौट आई। लोग एक दूसरे को बधाइयां देते दिख रहे हैं, साथ ही गजक, मूंगफली बांट रहे हैं। बदलते जमाने के साथ साथ लोहड़ी को मनाने के तरीके रिवाज में भी बदलाव दिखा है। पहले जहां लोहड़ी के आते ही शहर की गलियों में बच्चों की टोलियां लोकगीत गाकर लोहड़ी मांगती दिखती थी, अब लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं। इससे करते हैं कि इससे हमारे दुख सारे दूर हो, इसके साथ फेरे लिए जाते हैं। बहुत सारी तैयारियां थी हम लोगों की, हम लोग सारा सामान खरीद करते हैं। आज के दिन साग का स्पेशल होता है, आज के दिन साग बनाया जाता है और उसके बाद कल के दिन उसी साग को और खिचड़ी बना के दान किया जाता है। और क्या क्या घर में कैसे बच्चे किस तरीके से मना रहे हैं? बच्चे भी यही सब करके एंजॉय करते हैं, इसी चीज को खाते हैं पीते हैं। वहीं श्रीगंगानगर में लोहड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। खास तौर से पंजाबी समुदाय के लोगों द्वारा लोहड़ी का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। ढोल नगाड़े की आवाज पर श्रीगंगानगर वासी लोहड़ी का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर आज श्री गंगानगर सहित बल्कि देश प्रदेश में लोहड़ी का त्योहार धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अभी हम इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के दुर्गा मंदिर में मौजूद है, जहां पर राम शरणम सेवा समिति के द्वारा सामूहिक रूप से लोहड़ी का महापर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अभी हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए श्री गंगानगर की सामूहिक रूप से यहाँ के जो नागरिक हैं, स्थानीय नागरिक हैं, उन्होंने लोहड़ी की पूजा अर्चना की। हम यहाँ के स्थानीय वासियों से भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप बताएं सर, क्यों त्योहार मनाया जाता है लोहड़ी का पर्व? लोहड़ी का पर्व जो है ये शिव जी और कृष्ण जी दोनों के साथ जुड़ा हुआ है जी। दक्ष, शिव जी की पत्नी के पिता दक्ष द्वारा एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था जी। उसमें शंकर भगवान को बुलाया नहीं गया था। शंकर भगवान को ना बुलाया गया। जब दक्ष द्वारा वो यज्ञ किया जा रहा था, उस यज्ञ के आहुतियों के दौरान वह अपने पति की अनुपस्थिति को सहन नहीं कर पाई और उसने, पार्वती मैया ने दक्ष द्वारा जलाई जो ज्योत प्रज्वलित की गई थी, उसमें अपने आप को समर्पित कर दिया। उसी दिन से यह लोहड़ी का पर्व भी अपने आप शुरू हो गया। मौसम के परिवर्तन को लेकर भी लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। लोहड़ी के त्योहार के बाद जैसे तिल अग्नि में डालते हैं, तो एक कहावत है, तिल तड़का दिन बड़का। जी। तो और अब देख लेते हैं टॉप 10 पिंक सिटी।